ईपीसीएच अपनी कहते हैं ना प्रौढ़ावस्था में पहुंच रहा है। मेला जो फेयर है, ईपीसीएच का फेयर है, 60वां फेयर है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जो वरिष्ठता है उसके साथ साथ जो युवा हैं उनकी भी बात हो रही है कि युवा एंटरप्रेन्योर, युवा उद्यमी या युवा एक्सपोर्टर वो अपना किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से अपना जलवा दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। और बहुत मुश्किल दौर है, लेकिन उसके बाद भी ईपीसीएच ने जितनी अच्छी तरह से हैंडल किया है फेयर के अंदर, जितना सेंटीमेंट खराब होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, बेहतर ही हुआ है। हमारे साथ एक युवा उद्यमी है और हम पिछली बार भी हमने बात की थी, लेकिन टैरिफ पे बात की थी तो ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल है, ये तो सबको पता है। लेकिन अब कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं कि जो सरकार के फेवर के बयान हो या भारत के फेवर के, मैं भारत को बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या लगता है ये जो टैरिफ है इसका चांस बदलेगा कुछ? सबसे पहले आपका नाम और फिर ये थैंक यू सर कि आपने फिर से अपॉर्चुनिटी दी टू स्पीक विद यू। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, किसी जो में आपको कंफर्टेबल है। तो आपका क्वेश्चन था कि ट्रम्प क्या कर रहा है, राइट? हाँ, और कितना प्रभाव, मतलब इसको आपने काफ़ी डाइल्यूट किया है आपकी टीम ने, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी हद तक इसको हैंडल किया है। लेकिन नुकसान तो है, ये तो सब लोग कह रहे हैं नुकसान तो है, लेकिन जिस तरह से आपने जितना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया सारे एक्सपोर्टर्स ने जी, और जैसा मेले में जो रौनक है जी, वो, और कुछ मैंने बात की बाहर से, अमेरिका से आए हुए थे अलग अलग, तो वो भी कह रहे थे हाँ यहाँ इंडिया में काफ़ी बेहतर है और जगह से जी। तो उसी पे मैं पूछना चाह रहा था आपसे। आई फील कि अभी बहुत ही सर मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, प्रोडक्ट पता नहीं क्या ही होता है जो अपने हाथ में नहीं है उसको नहीं है। एंड आई फील कि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प की इंटेंशन है टू काइंड ऑफ कि वो स्टॉक मार्केट को क्रैश कर दे, बिकॉज क्या हो रहा है कि सारा पैसा लोगों का स्टॉक्स में लगा हुआ है। अच्छा। और नहीं हुआ भी है, अभी बहुत ज़बरदस्त क्रैश हुआ है। जो चाइना पे 100% टैरिफ लगाया है उसके बाद उनका काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों का बिलियंस ऑफ डॉलर। वो चाहता यही है कि स्टॉक मार्केट्स इतने ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो जाएं कि लोग अपने पैसा फिर सेफली बैंक में डालें। पैसा जब बैंक में आएगा तो गवर्नमेंट ले पाएगी। तो ये आप कह रहे हो कि हिडन एजेंडा या ऐसी पॉलिसी? एजेंडा ये है, देखो पॉलिसी स्मार्ट आदमी है, फालतू में तो करेगा नहीं। कुछ ना कुछ तो एजेंडा है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं मेरे हिसाब से। मतलब ये आपका प्रेडिक्शन है? प्रेडिक्शन है, हमें थोड़ा सा एनालिसिस पता नहीं क्या है। नहीं ये बहुत, अभी तक मुझे किसी ने, आप तो एक युवा हो लेकिन आपने ये भी पॉइंट हो सकता है कि भाई स्टॉक मार्केट में रहता है पैसा तो सरकार को एक्सेस नहीं है ना, एक्सेस नहीं है उसको, तो बैंक से एक्सेस होता है। बैंक अब गवर्नमेंट को चाहिए पैसा और बैंक बहुत कम ब्याज देता है और गवर्नमेंट अभी ओके डेट में। तो अब या तो वो प्रिंट करेंगे पैसा प्रिंट करेंगे तो इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन, अनरेस्ट बढ़ेगा, अनरेस्ट, तो मतलब मार्केट की सेंटीमेंट खराब करना है। हाँ, तो ये इस तरीके से अपना रहा है मे बी। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई कि ट्रम्प क्या कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है उससे। जी, पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। लेकिन भारत किस तरह से डील करे, क्या करें? हमारा जो एक्सपोर्टर है वो क्या करे? आपकी जैसे मंथन पे हम बात करते हैं तो आप क्या करें? मतलब प्रॉब्लम तो है लेकिन यार तो जस्ट राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन डिफरेंट रीजंस। अच्छा, जैसे ठीक है यूएस तो नो वन कैन बीट यूएस, बट देन ठीक है यूएस इट्स सो वॉलेटाइल। जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पे जाएं, ब्रिक्स नेशन है इतना ज़्यादा, मतलब अपना दायरा बढ़ाएं। बिल्कुल, ब्राज़ील है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, जैसा कि अभी ईपीसीएच ने किया भी है कि रशियन डेलीगेट आए थे। बहुत सही है, मतलब मेरे साथ भी रशिया में आई थिंक रिलेशंस अच्छे हैं एंड देयर आर गुड बायर्स आल्सो, देयर आर गुड ब्रांड्स, गुड इंपोर्टर्स दैट पीपल कैन वर्क विद। तो जाना चाहिए वहाँ पे। जैसे टॉप लीडरशिप है जो ईपीसीएच की है जी, आप लोग जैसे आप युवा हैं तो आप भी अपना आइडियाज़ देते हैं, उनको बताते हैं बिल्कुल। और कोई ऐसा, आप तो मंच भी कह रहे हैं भाई कि अब जो यंग जनरेशन आ रही है वो ज़्यादातर संभाल रही है जी, पारिवारिक काम है तो लोग संभाल रहे हैं, वैसे भी लोग नए युवा भी जुड़ रहे हैं जी। तो ये जो सोच है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, तो जो एक्सपीरियंस है पुराने लोगों का, और आप तो युवा हैं तो कहते हैं वो रिस्क भी ले सकते हैं, चैलेंजेस भी ले सकते हैं। एक ट्रेडिशनल काम होता है कि भाई ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चले, तो रिस्क वाले में तो फिर नुकसान की भी गुंजाइश होती है, तो इसको संतुलन कैसे किया जाए?
पर ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड ही पड़ा है हमें। हाँ हाँ, लेकिन उसमें कभी कभी रिवार्ड भी ग्रेटर है लेकिन लॉस भी ग्रेटर हो सकता है। होता है सर, अब आप अगर एक स्टॉक्स का ही देख लो, अगर आप 10 शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ उसमें 8 आपके फेलियर होंगे, लेकिन 2 का प्रॉफिट जो होगा वो 8 को भी कवर कर देगा लॉस। तो ये तो करना ही पड़ेगा सर, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना ज़रूरी है, ये नहीं कुछ भी रिस्क ले लो। अच्छा अच्छा, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि रिस्क लो तो उसको बेयर करने की भी आपको क्षमता होनी क्षमता होनी चाहिए, एंड कैलकुलेट करके लीजिए आप रिस्क जो ले रहे हैं कि इतना हो जाए नुकसान तो मैं इतना जी बेयर कर लूँगा इतना। जी जी जी। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जब आप मिलते हो युवाओं से, बहुत सारे लोग आते हैं आपकी भी स्टॉल पे आते हैं, मैंने देखा बिजी काफ़ी हो, क्या लग रहा है कि युवाओं को एक्सपोर्ट की तरफ या एक्सपोर्टर बनने की तरफ रुख करना चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हैं लेकिन पोटेंशियल भी है, जो नए लोग हैं उनको आना चाहिए। हाँ सर, मतलब आई फील अगर आपकी मतलब ये नहीं कि अगर आपका पैशन है, हाँ, आपको अच्छा लगता है, पैसे के लिए ना आए। पैसे के लिए सर कभी भी कुछ मतलब आप मे भी कमा भी लोगे बट प्रॉब्ली सेटिस्फाइड नहीं रहोगे कभी। हाँ, अपना दिल की आवाज़ सुनकर अगर आपको लगता है कि, और दूसरा आपको क्रिएटिव भी होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सर, क्रिएटिव किसी भी जो भी क्रिएटिव है किसी भी चीज़ में, फाइनेंस में भी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। इसमें ज़्यादा है मुझे लगता है, इसमें तो भी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें तो चलो एक ढर्रे पे चलता रहता है, एक अगर एक वो लॉ है या नियम है वो चलता है नया। लॉयर्स को भी जैसे हाँ। लॉयर्स को भी कैसे एग्जिस्टिंग लॉज में कैसे बाईपास करना है, कैसे डिफेंड करना है अपने क्लाइंट। हाँ, सब उसके लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ में क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। नया तरीका, चीज़ें तो वही होती है लेकिन प्रस्तुत करने का। बिल्कुल, एक पॉलिटिशियन को भी क्रिएटिव होना पड़ेगा, एक मतलब दुनिया बहुत टफ हो गई है। हाँ। और जब एआई आ गया है तो जी जी, और भी मुश्किल, क्योंकि यंग जनरेशन क्रिएटिव होना बहुत ईजी है। हाँ, और लोग तो कह रहे हैं कि एआई तो फटाफट से जो काम बहुत सारा टाइम लगता था, एआई से तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो 3-4 साल में प्रॉब्ली इतने सारे लोगों की ज़रूरत भी नहीं होगी, एक बंदा चाहिए होगा जो एआई से बहुत लोगों को हैंडल कर पाए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये हो रहा है, बहुत सारी जो क्रिएटिव काम है वो एआई ले जा रहा है। हाँ, प्रोडक्शन का तो ले नहीं सकता, बट हाँ, जैसे जो सेल्स का है, मर्चेंडाइजिंग का है, हाँ, बहुत ज़्यादा। तो ये इसको भी आप किस तरह से देखते हैं? इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? कैसे देखते हैं एआई जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, इसका क्या इससे जॉब क्रिएशन होगा या जॉब इससे कम होगा, कैसे देखते हैं? सर आई फील मुझे जो लगता है कि स्टार्टिंग में तो आई एम श्योर कि जॉब पहले तो इट विल स्टार्ट विद थोड़ा सा कम होना ही कम होगा। ये तो सच जा रहा है कि हर जगह कुछ लोग जॉब कम हो रहा है। हाँ, आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखें तो सारे ले ऑफ्स कर रहे हैं, बहुत से अमेज़न, फेसबुक। हाँ, वो अब उनके एआई इंजीनियर्स हैं जो कोडिंग का काम तो पूरा हट चुका है पूरा। एंड आई एम श्योर अगर आप देखें किस तरीके से बहुत सारे वीडियोस भी डेवलप हो रहे हैं सोरा, चैट जीपीटी के थ्रू या जेमिनाई के थ्रू। आगे जाके जो 3D आर्टिस्ट्स हैं, जो इतने सारे CGI वाले लोग हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, मतलब सेट्स मुझे ऐसा लगता है आगे जाने वाले टाइम में। लेकिन जो हाथ का कारीगर है वो सर वही तो जो चीज़ आप ह्यूमन, वो तो बहुत ह्यूमन चीज़ है, रेप्लिकेट। हाँ, उसको रेप्लिकेट नहीं कर। वहाँ मेरे हिसाब से अभी हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में एआई इतना लेवल पे इफेक्ट नहीं करेगा अभी तक, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आगे मे बी, बट फॉर श्योर सेल्स को तो इफेक्ट करेगा बहुत जल्दी इन द नियर फ्यूचर। और इसके साथ नहीं चलेगा या इसको नहीं सीखेगा वो पीछे रह जाएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि एआई एक नई दुनिया है बस वहाँ पर। ऑफ कोर्स एआई इज मोर इंटेलिजेंट देन अस सर। इंटेलिजेंट तो है ही खैर, लेकिन ह्यूमंस के पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एआई के पास अभी तो नहीं, आगे आ जाएं। 100% आएंगी। जी जी सर, जिसके पास सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है वो फूड चेन को डोमिनेट करता है। हाँ, अभी मैन या वुमेन, ह्यूमंस हैव द मोस्ट इंटेलिजेंस, तो हम टॉप ऑफ द फूड चेन पे हैं। हाँ, जिसके पास उसकी कम इंटेलिजेंस होगी वो सेकंड होगा, थर्ड होगा। हाँ, अब सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस एआई के पास होगी, नॉट ह्यूमंस। हाँ, ये तो दे विल डोमिनेट द फूड चेन। कहीं ऐसे मुझे तो लगता है आगे जाके पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एआई एक कहते हैं ना म्यूटेशन होता है, तो जैसे जनरेशन बदल जाती है, बंदरों से इंसान बना। इंसान से क्या पता नई जनरेशन आ रही हो जिसे हम एआई कहते हो, नया मानव, महामानव, ऐसा भी हो सकता है। मतलब विद द यूज ऑफ एआई, यस। हाँ, क्या पता एआई अपने आप में एक नई स्पीसीज बन जाए। ऐसा है तो सर एक इंटेंजिबल चीज़ है, लाइक इट्स इंटेलिजेंस, वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड होती है। फॉर श्योर जैसे
हम भी तो बॉडी में स्टोर होते हैं ना। हाँ। एक हमारी भी इंटेलिजेंस एक बॉडी चाहिए उसे। जी, जी, तो बिल्कुल। उसको भी एक कंप्यूटर एक बॉडी है। Exactly. और अगर वो बॉडी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, उसकी अपनी इमोशंस हो जाए अगर, हो जाए। तो वो शायद नई स्पीसीज बन जाए। इमोशंस का नहीं पता, बट हाँ एआई बीइंग्स होंगे, मतलब जैसे आप एआई बीइंग्स मतलब है रोबोट्स हैं। हाँ, robots for हैं। sure। आपने रोबोट देखे वो रजनीकांत? हाँ, बिल्कुल। मुझे वैसे ही लगता है, कुछ वैसे ही होगा। नहीं, ऐसा लग भी रहा है, ऐसा हो भी सकता है। कभी कुछ ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि रोबोट इंसान को नुकसान पहुंचा देता है, ऐसे भी वो अगर उसकी प्रोग्राम इंटेलिजेंट होगा सर। अभी तो 1 साल ही 2 साल ही हुआ है कि कितना स्टार्टिंग हुई है बस। एआई पे थोड़ा सा और बात करूं। हाँ देखो, एक बात मुझे ऐसा लगता है कि अगर एआई बन रहा है तो उसके अंदर इमोशंस तो अब शायद दिखती है थोड़ा बहुत कि इमोशंस, वो मुस्कुराता है, वो हंसता है। इमोशंस के साथ उसको अच्छा और बुरा भी डालना पड़ेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे हम इंसानों के अंदर फितरत में डाला जाता है कि अच्छी चीज़ क्या है, ख़राब चीज़ क्या है, तो ये भी डालनी पड़ेगी जिससे कि एआई को आइडेंटिफाई कर पाए कि ये काम गलत है और ये काम सही है। सर, इंटेलिजेंस है वो सर, वो तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन जैसे हमारे पास विवेक होता है ना, एक अंदर की आवाज़ होती है कि हाँ। भाई मैं गलत कर रहा हूँ, तो एआई के अंदर भी कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करनी चाहिए ना प्रोग्रामर को कि भाई अगर वो कुछ गलत कर रहा है, ऐसे इंटेलिजेंस को तो खुला छोड़ नहीं सकते ना। इंटेलिजेंस के साथ विवेक नहीं, फॉर श्योर। आई मीन कोड ऑफ कंडक्ट्स तो आई थिंक होंगे ही कि भाई वो क्या मॉरल्स कितने आप उसको सिखाना पड़ेगा ना, मोरालिटी भी सिखानी पड़ेगी उसको। हाँ, आई थिंक सर, पता नहीं क्या, आई डोंट नो क्या उसको प्यार भी सिखाना पड़ेगा, उसको इमोशंस भी देने पड़ेंगे, उसको केयर भी सिखा, ये सारे गुण भी तो जाने चाहिए एआई में जो मनुष्य के गुण हैं। क्योंकि मनुष्य अगर सिर्फ ताकत पे ही भरोसा करे तो पूरी दुनिया को फतह कर लेगा, लेकिन यही मनुष्य जानवरों को भी प्यार करता है, जानवरों की रक्षा करता है। तो एआई शायद मनुष्यों की रक्षा भी करने लगे अगर वो सीख जाए। सर वही तो करुणा, गुड एंड बैड। जैसे आपने रोबोट देखी है ना, उसमें गुड भी था, उसमें बैड भी था। हाँ। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट ओनली। तो दोनों चीजें जाएंगी। बिल्कुल, हाँ, मतलब दे विल बी गुड। आई थिंक एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। इंटेलिजेंस है ना सर, हाँ। कुछ भी गलत हो सकता है। कुछ भी सारे मनुष्यों के पास इंटेलिजेंस होती है। हाँ। कुछ उसको गलत वे में यूज करते हैं, कुछ अच्छे वे कुछ अच्छा। हाँ, इंटेलिजेंस का तो उपयोग है। एग्जैक्टली। गलत वाले लोगों को पता है कि वो गलत कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं। सो आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल है, तो अच्छा है, कंट्रोल कर सकते हैं टू एन एक्सटेंट। वो तो देखो, इंसान तो कंट्रोल के बाहर, इंसान से तो बाहर जाएगा कंट्रोल जी। के। तो उन्हीं के अंदर ऐसी चीज होनी चाहिए जो उसको अच्छा बुरा बताए। आई होप ऐसा कुछ हो। ऐसा होना तो चाहिए। ह्यूमंस में भी होना चाहिए कि उनको ही बताए कि उनको कहीं लगाम अंदर से ही लगे। ह्यूमन के अगर कंट्रोल से बाहर गया तो क्या पता हमको वो फिर, जैसे हम चिड़ियाघर में रखते हैं या जू में रखते हैं जानवरों को, क्या पता हमको रखे एआई। हो सकता है। अच्छा, एआई से लौट के अब थोड़ा सा आते हैं। जी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अब कुछ अच्छी खबर आएगी, चाइना का 100% जो चाइना पे टैरिफ है। लेकिन फिर आपने एक बात जो पिछली बार मुझे आया कि कोई अनप्रेडिक्टेबल है, वो सुबह कुछ भी हो रहा है। उस टाइम भी 100 था और अभी भी 100 है। बीच में कितना नीचे हो गया, अब ऊपर हो गया 1 हफ्ते पहले। सर वो तो मतलब इसमें शांत पड़े रहना है। जब उथल पुथल हो तो ज़्यादा कोई डिसीजन नहीं लेना, ये कहना चाह रहे हो आप। एक्सपेंशन भी नहीं करना है काम एकदम करिए ना एक्सपेंशन, बट यूएस के साथ मत करिए, आप कहीं और। अच्छा, ये पॉइंट है कि भाई आपको बहुत गहरी बात कही है। देखिए, युवा हैं, लेकिन कभी कभी गहरी बात तो कहीं कोई भी कर सकता है। ये बात अंदर से आती है कि भाई आप यूएस को अब उतना आपको भाव नहीं देना होगा। अगर मैं कहूँ कि उतना आपको वेटेज नहीं देना होगा, वेट करना है। हाँ, और आपको दूसरी जगह फोकस करना है। एक्सपेंशन दूसरे क्लाइंट्स के साथ करें आप, या यूरोप के साथ करें, मिडिल ईस्ट के साथ करें, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया और इधर रसिया इनके साथ करें, उसके साथ बढ़ाना करें। धीरे धीरे होगा ये भी। और रसिया और अमेरिका के साथ जितना बचा सकते हैं अपना बिजनेस बचाएं। मतलब आप अमेरिका से कम्पीट तो कर नहीं सकते, जितना कंजम्पशन वहाँ पे है वो कहीं पे नहीं है। लेकिन उसको निगलेक्ट तो नहीं कर सकते। निगलेक्ट नहीं कर सकते। आई मीन वो की कंजम्पशन पावर बहुत तगड़ी है, बट फिर भी आई मीन यू स्टिल हैव टू मूव ऑन। मतलब आपको फिर अब नया रास्ते बनाने ही पड़ेंगे। जी। देखिए, ये नमित जी थे हमारे साथ और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। थोड़ा सा एआई पे भी बात की, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि नए मंथन है तो नई चीज़ है, और एआई भी इस बिजनेस में भी आएगी, सब जगह आ रही है, तो इसलिए एआई पे ज़्यादा बात हुई है। लेकिन मोटी बात ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी डिपेंडेंसी एक प्लेयर पे ना हो, कई जगह हो। यही गुरु मंत्र है, यही मूल मंत्र है, यही गुरु मंत्र है। और अगर यूएस में उथल पुथल हो रही है तो बाकी आपके और जगह डाइवर्सिफाई रहे बिजनेस, जिससे आप बच पाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरी तरह से यूएस पे डिपेंडेंट हो जाएं और फिर लेने के देने। कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी भी नहीं करना चाहिए। बिजनेस का ये भी एक नियम है, हैव टू डाइवर्सिफाई। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज राजी, धन्यवाद।